हेलो फ्रेंड। इनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं चौथा प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके साथ डिस्कशन आज करने जा रहा हूं। जो पहला प्रश्न है कि भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या एजेंसी द्वारा पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चार ऑप्शन है: विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संघाई सहयोग संगठन और पूर्वी आर्थिक सहयोग संगठन। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। एक्चुअली क्या है कि अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पर हम लोग बात कर लें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1973-74 में हुई थी। इसका जो मेन मुद्दा था कि जो तेल संकट के दौरान उनको तेल आपूर्ति करने के लिए तेल संकट के समय इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि अभी अभी इसका जो 30 सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं, तथा आठ सहयोगी आठ सहयोगी देश हैं। जो अभी भारत अभी वर्तमान में है सहयोगी देश के अंतर्गत ही आता है। तो सहयोगी देश है, लेकिन अभी उसको पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे भारत को फायदा क्या होगा? तो भारत को जो फायदा होगा है वो है कि सामरिक तेल भंडार, जिसको हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कहते हैं, इसमें अभी हमको भारत में 9.5 दिन के ही तेल रिजर्व है। जो ऑयल ऑयल रिजर्व है वो 9.5 दिन का। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मेंबर बन जाते हैं, पूर्णकालिक सदस्य हम बन जाते हैं, तो हमको लगभग 90 दिनों के लिए ऑयल रिजर्व जो रखना पड़ेगा। तो ये फायदा होगा हमको। इसलिए जो पूर्णकालिक सदस्य किसको बनने के लिए आमंत्रित किया गया, तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आईईए, इसको हम लोग बोलते हैं आईईए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो तंजानियाई लेखक हैं, 73 ईयर ओल्ड है, तंजानिया के रहने वाले हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको उपनिवेश का जो प्रभाव होता है, जितने भी शरणार्थी की स्थिति पे उन्होंने काफी करुणामय स्थिति लिखी है, इनकी काफी जो दयनीय स्थिति है उस पर वो वर्णन किया है। तो तंजानियाई लेखक है, इनका जो एक नोवेल है पैराडाइज, वो पूर्व में भी जो काफी फेमस है। पैराडाइज, इसको याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराडाइज जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाई है। इसका आंसर होगा बी सी। अब मैं कि निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो फिलीपींस के मारिया रसा हैं, तथा ये रूस के दिमित्री मुस्कोव है। ये दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसमें जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लोकतंत्र एवं शांति के स्थापना के लिए भी इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो आंसर बी और सी दोनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो है एक ए, यूनिसेफ। अगर बच्चे की बात आती है, अगर आपको नहीं याद पता है कि किस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप लोग देखिएगा इस पे यूनिसेफ जो होता है चिल्ड्रन के केस में काम करता है। तो जितने भी रिपोर्ट जारी की जाती है बच्चों का, चिल्ड्रन के केस के लिए, वो यूनिसेफ के द्वारा की जाती है। तो अगर आपको पता नहीं हो तो आप यूनिसेफ पे, आप अगर बच्चों से संबंधित रिपोर्ट है तो वो सही मान सकते हैं। इसका आंसर होगा ए। वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो वैश्विक बहुआमी गरीबी जो सूचकांक है, वो दो जो यहाँ पे ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हम लोग यूएनडीपी बोलते हैं, यूएनडीपी है ऑक्सफोर्ड
पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको हम लोग इंग्लिश में OPHI बोलते हैं, OPHI। ये दोनों के द्वारा जो है जो बहुआमी वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसमें कहा गया है वैश्विक गरीबी बहुआमी सूचकांक पे जो विश्व के जो लगभग 1.3 बिलियन लोग हैं जो बहुआमी गरीबी सूचकांक से गुजर रहे हैं। जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 21.7% आता है। तो विश्व के जो मेजर संख्या है वो बहुआमी गरीबी सूचकांक, मतलब जो गरीबी के कभी काफ़ी पैमाने होते हैं, जैसे कि उनका एजुकेशन नहीं मिलना, उसके स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति नहीं रहना, उनकी खान पान की स्थिति सही नहीं रहा। तो जो डिफरेंट काइंड के जो गरीबी होता है उसमें बहुआमी जो गरीबी सूचकांक है उसमें 1.3 बिलियन लोग जो हैं गरीब अभी हैं, और इसका टोटल पॉपुलेशन का 21.7%। तो इस सब डेटा जो आपको याद रखिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ये कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स भारत के द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आप लोग ये देखिए, जो टैक्स कार्यक्रम विदाउट बॉर्डर ये है क्या? एक्चुअली इसमें जो कर प्रशासन है, कर प्रशासन यानी हम लोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम लोग बोलेंगे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो लेखा अकाउंट सर्विसेज होता है, लेखा परीक्षा हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब के लिए वो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के तहत एक देश दूसरे देश को सहयोग करते हैं। तो भारत के द्वारा जो है इस मतलब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, एक ऑडिट एग्जाम में, लेखा परीक्षा में, ये सब जो सेशल्स को, इंडिया के द्वारा सेशल्स को साझेदारी में कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका आंसर होगा बी। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो जो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि संयुक्त विकास कार्यक्रम जो है बी तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है, ये दोनों के द्वारा मिलके ही टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर चलाया जाता है कार्यक्रम। तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग यहाँ पे ये देख लें कि जो विकास आर्थिक एवं विकास सहयोग कार्यक्रम होता क्या है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसमें है कि इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको एक जानकारी हो कि इसको हम लोग इंग्लिश में OECD बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो काम होता है कि आर्थिक विकास तथा विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना, विश्व जो व्यापार है उसको प्रोत्साहित करना। तो इसको ध्यान रखिए, हो सकता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आंसर होगा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? इसका आंसर होगा ई, कि बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन दोनों द्वारा चलाया जाता है। हेनरी पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनरी पासपोर्ट, इसमें जो पासपोर्ट से संबंधित जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है हेनरी एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसकी जो ऑफिस है ये देखते हैं हेनरी एंड पार्टनर्स के द्वारा जो जारी किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो जापान और सिंगापुर दोनों का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल है। दोनों अगर पासपोर्ट धारी जो है जो 192 देश में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वीज़ा मुक्त मतलब उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंडिया है, भारत है, जो पहले अभी 86 पोजीशन पे है। ये जापान और सिंगापुर दोनों फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन भारत 86 पोजीशन पे है, सॉरी 84 पोजीशन पे। पहले 90 पोजीशन पे था पिछले साल, इसमें 6 पोजीशन का इसको लॉस हुआ है। तो 84 पोजीशन पे है। जो भारत के जो पासपोर्ट धारी हैं वो 58 कंट्री में 58 देश में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का जो पासपोर्ट का जो पावर है वो काफ़ी कम है जापान सिंगापुर की अपेक्षा।
लेकिन यहाँ पूछा गया कि हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, हिंदी एंड पार्टनर्स के द्वारा। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मेडे फेडरिक्सन द्वारा भारत की यात्रा की गई है। यह किस देश के प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पे देखते हैं करंट अफेयर्स में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आते हैं या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किस देश में जाते हैं उस देश का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो मेडे फ्रेडरिक्सन है वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। आप लोग याद रखिएगा, डेनमार्क जो कि यूरोपियन कंट्री है। ला पाल्मा द्वीप पर स्थित जो क्रूबे बीजा ज्वालामुखी है उस पर हाल में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है। तो आप लोग ध्यान देखिएगा, जो हाल फिलहाल जो विस्फोट होता है, कहीं आग लगता है, उस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो कुम्बे बीजा जो ज्वालामुखी है वो है स्पेन में। इसका आंसर होगा डी, इसको याद रखिए आप लोग। नजला बोडेनरोम धोने किस अफ्रीकी देश की पहली प्रधानमंत्री है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश में अगर प्रधानमंत्री महिला बनती है, वो भी पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्यूनीसिया की जो प्रधानमंत्री बनी है नजमा बोडेन रामधेन ने, तो इसको इतना याद रखिए, ये ट्यूनीसिया की प्रधानमंत्री बनी है। भारत को किस अंतरराष्ट्रीय मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें हम लोग देखते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है इसके लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इसमें जो इंडिया ने क्या किया था, जो दक्षिण सूडान है, दक्षिण सूडान जो सूडान से ही अलग हटके एक नया देश बना है, दक्षिण सूडान अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे शांति स्थापना में जो उल्लेखनीय कार्य भारतीय सैनिकों को द्वारा किया है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है क्या, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। इसके जो सैनिक जो होते हैं वो ब्लू हेलमेट, आप लोग याद रखिएगा, ब्लू हेलमेट पहनते हैं वो। वैश्विक ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो ये है ये CO2 है। वैश्विक ऊर्जा एवं CO2 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ही जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड रिपोर्ट, तो इसका आंसर ए होगा। भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो जो भारत को पुनर्निर्वाचित जो किया गया है वो है मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का ये संस्था होता है। इसमें भारत सहित 18 देशों को पुनर्निर्वाचित किया गया है। जो मानवाधिकार परिषद है उसमें 47 सदस्य होते हैं, 47 सदस्य, आप लोग याद रखिए 47 सदस्य। ये है कि दुनिया भर में जितने भी मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं उनको बढ़ावा देना तथा उनका संरक्षण करना इसका काम होता है। ह्यूमन राइट्स से संबंधित जितने भी काम होते हैं, अगर किसी कंट्री में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो इसकी भी जांच जो है वो मानवाधिकार परिषद के द्वारा किया जाएगा। अब है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वो भी मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मानवाधिकार परिषद है वो रिपोर्ट जारी करती है। जो संयुक्त राष्ट्र के जो भी 193 जो देश हैं, 193 जो कंट्री है 193, उन देशों में मानवाधिकार से संबंधित जो भी उल्लंघन होता है या जो भी काम होता है उस संबंध में एक रिपोर्ट जारी करती है, वो है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, वो मानवाधिकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सीमेक्स किया जाता है, तो जो 2 देश हैं जो भारत और जापान,
भारत और जापान के द्वारा जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है सिमिक्स वो संचालित किया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश के द्वारा आर्थिक आपातकाल इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू किया गया है? आर्थिक आपातकाल, तो जो भारत के जो पड़ोसी देश श्रीलंका है, यहाँ पे आर्थिक आपातकाल लाया गया। यहाँ पे जो इतना भी खाद्य पदार्थ की जो कीमत है वस्तुओं की वो काफी बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति है इन्फ्लेशन वो भी नियंत्रित में नहीं है। जो इसका जो रीजन बताया जा रहा है कि कोरोना काल में पर्यटन काफी प्रभावित हुआ है। श्रीलंका का जो मेन जो आय का साधन है वो पर्यटन है, तो कोरोना टाइम में आय का जो मेन साधन साधन पर्यटन है वो प्रभावित हुआ। इसी कारण वहां पे आर्थिक आपातकाल लागू किया गया है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई है, मुद्रास्फीति भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश त्रिपक्षीय सुरक्षा संगठन जिसको कि ऑकस कहते हैं, ऑकस में शामिल नहीं है? तो ऑकस में हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों शामिल है, लेकिन जो भारत है वो नहीं शामिल है। इसका आंसर होगा सी। याद रखिएगा ऑकस में 3 देश शामिल है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन भी हम लोग बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो जो अधिवेशन होता है संयुक्त राष्ट्र का जो 6 अंग है उसमें एक अंग है महासभा। इसमें जो 193 जो देश है सभी के प्रतिनिधि यहाँ भाग लेते हैं। तो प्रत्येक साल लगभग सितंबर के तीसरे सप्ताह में प्राय बैठक होती है महासभा की। उसमें किसी एक देश को अध्यक्ष चुना जाता है, किसी एक देश के जो प्रतिनिधि होते हैं उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इस बार जो मालदीव के जो प्रतिनिधि हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनको अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक छोटे से देश हम लोग देखते हैं मालदीव पे, उसके जो प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्षता करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये भारत के पड़ोसी देश भी है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन इससे आए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्वी आर्थिक मंच 2021 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? तो जो पूर्वी आर्थिक मंच है वो है क्या? एक्चुअली इसकी स्थापना रूस के द्वारा की गई है। इसका आंसर होगा सी। ये है कि जो सुदूर रूस के जो सुदूर पूर्व एरिया है, सुदूर पूर्व के जो एरिया जिसमें साइबेरिया हम लोग देखते हैं, वहां पे काफी ठंड पड़ती है, काफी बर्फ जमे रहते हैं। इसको विकास करने के लिए वो रूस के द्वारा पूर्वी आर्थिक मंच बनाया गया है। इसमें है कि जो एशिया प्रशांत देश के जो आर्थिक विकास है, एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है उसको भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इसमें इस बार 5वीं जो बैठक हुई थी, छोटी सॉरी 6ठी जो बैठक हुई थी, पूर्वी 6ठी बैठक जो हुई थी उसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 6ठी बैठक हुई थी रूस के व्लादिवोस्टॉक में। अब है कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इस बार जो मेजबानी करना था वो भारत को करना था, लेकिन ये है कि वो कोरोना के कारण यहाँ पे जो 1 to 1 बैठक होती है वो नहीं होके जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। इसके बाद जो नई दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया। तो जो 13वां शिखर बैठक की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देखिए आपको पहले ही बोलते हैं कि जहाँ वेजेस की बात हो, जहाँ सोशल सिक्योरिटी की बात हो, वहाँ पे आप लोग अगर समझ याद नहीं आ रहा तो जो श्रम संगठन है ILO, उसको आप लोग टिक मारिए, सही मारिए अगर सही तरीके से नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, सोशल सिक्योरिटी, तो इसलिए इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर वेजेस की बात हो, वेजेस की बात हो, एम्प्लॉय की बात हो,
तो ये सब में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होता है वो श्रम संगठन ही होता है। कि किस अफ्रीकी देश में दारफुर संघर्ष के मुख्य आरोपी जो हैं ओमार असल बसील को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपने का निर्णय लिया गया है। तो जो दारफुर संघर्ष है, दारफुर किस देश में है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दारफुर कॉन्फ्लिक्ट काफी न्यूज में आते रहता, तो ये सूडान में है। सूडान के जो राष्ट्रपति थे उनको भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सौंपने का निर्णय लिया गया है। पर ये देख लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है क्या, तो इसकी 1 जुलाई 2002 की स्थापना की गई है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं तथा 2 सदस्य होते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई ये है जो अस्थाई न्यायाधिकरण है, इसमें किस तरह के मामले आते हैं, तो जो जनसंहार के मामले हैं, इसमें काफी बड़े पैमाने पर लोगों को मार दिया जाता है। मानवता के खिलाफ जो अपराध है, मानवता के खिलाफ जो अपराध है उसके मामले आते हैं, तथा जो युद्ध अपराध के जो मामले आते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है, इसको हम लोग आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें आईसीसी में इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेग है, इसको हम लोग नीदरलैंड की जो राजधानी है हेग, वहां पे इसका ऑफिस है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसमें जो दारफुर संघर्ष है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दारफुर संघर्ष किस अफ्रीकी देश में, तो सूडान में है। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उनके द्वारा ही सुरक्षित शहर सूचकांक जारी किया गया है। इसमें है कि जो कोपेनहेगन जो है, कोपेनहेगन उनको फर्स्ट पोजीशन पे 1 नंबर पे 2 है, 2 नंबर पे टोरंटो। कोपेनहेगन है जो डेनमार्क की राजधानी है, आपको याद रखना चाहिए। तो टोरंटो है जो कि कनाडा में पड़ता है, कनाडा का मेन इंपॉर्टेंट शहर है टोरंटो। तो इन दोनों में एक सुरक्षित शहर के रूप में इसको देखा गया है। जो भारत के 2 शहर हैं दिल्ली और मुंबई, इनको भी जो टॉप 50 है उस पोजीशन में इसको रखा गया है। दिल्ली का जो पोजीशन है वो 48वां पोजीशन है, 48 पोजीशन, और जो मुंबई का वो 58 मतलब 50वां पोजीशन पे है, ये दिल्ली 48वां पोजीशन पे है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो जो मालाबार अभ्यास है वो 4 देशों को तैयार किया जाता है। अभी आप लोग देखिए, जो एक तो क्वाड एक संस्था चला है QUAD, इसमें 4 देश शामिल है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है जो चीन को केंद्रित रखते हुए किया गया है, जिसका जो मेन पर्पस है वो इंडो पैसिफिक जिसको हम लोग कहते हैं हिंद प्रशांत, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति सुरक्षा स्थापना करने के लिए ही क्वाड की स्थापना की है। क्वाड के पहले तक कि भारत, जापान और अमेरिका के द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष से ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। तो ये चारों देशों के दौरान नौसैनिक जो अभ्यास है मालाबार, उसमें भाग लिया जाता है। उसका जो आंसर होगा ई होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ जो करंट अफेयर्स के जो 25 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी तरह का मैं डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा 25 क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।